हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे टारगेट मैथ सब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कलन यूनिट के सभी फार्मूले बहुत आसानी से, बहुत जल्दी, थोड़ा जल्दी करेंगे। देखो, कोई भी फलन है, उसकी x बराबर बिंदु c पर, कोई बिंदु है x बराबर c पर, कोई भी बिंदु हो सकता है, 2, 3, 0, 1, कुछ भी, माइनस में भी हो सकता है। उस पर अगर हमें सातत्यता की जाँच करनी है तो लिमिट x टेंडिंग और c पर फलन का जो मान होगा, फलन f(x) के रूप में होगा, वहाँ पर c रख दोगे, ये तुरंत आ जाएगा। ये एक नंबर के टाइप का क्वेश्चन इस तरह, इस फार्मूले से आता है। फिर अगर अगर कह दिया है कि कोई भी फलन x बराबर कोई भी बिंदु पर संतत है, तो फिर आपको दिखाना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, वो बराबर है फलन के मान के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी लिमिट x टेंडिंग वर्स c माइनस f(x), और राइट हैंड लिमिट आएगी लिमिट x टेंडिंग वर्स c प्लस f(x) है। तो ये है, लेफ्ट हैंड लिमिट होती है बाईं सीमा और राइट हैंड लिमिट होती है दाईं सीमा। ठीक है, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर fc, मतलब कि f ऑफ c बिंदु पर फलन का मान। तो अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो लिमिट x टेंडिंग वर्स c माइनस करेंगे, मतलब c से कम, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट c से कम पर आएगी f(x), और बराबर होगा राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग वर्स c प्लस f(x). ठीक है, फलन f(x) की बिंदु x बराबर c पर अगर अवकलनीयता की शर्त चेक करनी है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स बराबर होनी चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव्स के, बायां अवकलज बराबर होना चाहिए दायां अवकलज के। समझ में आया? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स आता कैसे है, लिमिट h टेंडिंग वर्स 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपान माइनस h, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से इसलिए माइनस में चलता है। f ऑफ c माइनस h माइनस का f ऑफ c अपान में माइनस h। अगर वही राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाए तो लिमिट h टेंडिंग वर्स 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c ही रहेगा, अपान में प्लस h। अगर यहाँ c प्लस h तो यहाँ प्लस h, यहाँ c माइनस h तो माइनस h। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स में माइनस करते हैं, लिमिट h टेंडिंग वर्स 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c, ये चीज़ फिक्स रहेगा, अपान माइनस h तो राइट हैंड डेरिवेटिव्स लिमिट h टेंडिंग वर्स 0, लिमिट h टेंडिंग वर्स 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपान प्लस h। ठीक है, फिर अगर दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव्स है, तो फलन x बराबर c पर अवकलनीय हो जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग वर्स 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपान माइनस h, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स बराबर होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव्स लिमिट h टेंडिंग वर्स 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपान प्लस h। अब अवकलन के सभी सूत्र पढ़ते हैं एक एक करके। देखो, कोई भी अचर पद है, 1, 2, 3, 5 इनफाइनाइट तक कुछ भी कोई अचर, अगर बोल दिया यहाँ कोई अचर है तो उसका अवकलन 0 होगा। इसको पढ़ते हैं अचर पद का अवकलन 0 होता है। फिर x की पावर n का अवकलन, x की पावर n का d बाई डी एक्स को मतलब हम कहते हैं अवकलन, d बाई डी एक्स को कहते हैं अवकलन। क्या कहते हैं? अवकलन। यहाँ जो लिखा होता है उसका अवकलन, यानी x की पावर n का अवकलन n, वही चीज़ आगे आ जाएगी और उसमें से एक कम हो जाएगा। जैसे हम बोले x की घात 5 का अवकलन बताओ, तो 5 आगे आ जाएगी, इसके घात में एक कमी हो जाएगी, यही है इसका अवकलन। समझ आया? तो x की पावर n का अवकलन n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है? तो आगे चलते हैं। देखो, जो बहुत सवाल में डायरेक्ट यूज़ होने वाले फार्मूले हम लिख के लाए हैं, जो डायरेक्ट फार्मूले सवाल में यूज हो जाते हैं। देखो, अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। याद कर लो, इसको अच्छे से रट लो। अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स, 1/x का अवकलन माइनस का 1/x स्क्वायर, 1/x का अवकलन माइनस का 1/x स्क्वायर। हमने बता दिया ना, d बाई डी एक्स को का अवकलन पढ़ोगे, 1/x का अवकलन माइनस का 1/x स्क्वायर, e की पावर x का अवकलन e की पावर x, e की पावर x का अवकलन e की पावर x, a की पावर x का अवकलन a की पावर x इंटू लॉग ए, a की पावर x का अवकलन a की पावर x इंटू लॉग ए, लॉग x का अवकलन 1/x, लॉग x का अवकलन 1/x। ध्यान देना, a की पावर x का अवकलन a की पावर x इंटू लॉग ए, अगर समाकलन करोगे a की पावर x का तो a की पावर x अपॉन लॉग ए। इसलिए यहाँ इसलिए बता दिए ताकि जब वो पढ़ो तो उसमें दिक्कत ना हो। समाकलन में डिवाइड में जाता है, अवकलन में मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, लॉग x का अवकलन 1/x, लॉग x का अवकलन 1/x। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा। अब चौथा ऊपर वाला देखो पहले, साइन x का अवकलन क्या होता है? कॉस x, साइन x का अवकलन कॉस x, साइन x का अवकलन कॉस x, कॉस x का अवकलन माइनस साइन x, tan x का अवकलन सेक स्क्वायर x, कॉट x का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर x, सेक x का अवकलन सेक x इंटू tan x, कोसेक x का अवकलन माइनस कोसेक x इंटू
कॉट एक्स, फिर से साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कोसेक एक्स का अवकलन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। जो जो प्लस सी से शुरू हुआ है, जो जो सी से शुरू हुआ है उसमें माइनस लगा देना, ट्रिक बता रहे हैं। बाकी जो नहीं है उसको याद कर लेना, ये भी ट्रिक है। फिर देखो पाँचवा, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन होता है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/x √x स्क्वायर माइनस 1, कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन होता है माइनस का 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। समझ में आया कि नहीं। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का याद है तो कॉस इनवर्स एक्स में वही साइन इनवर्स एक्स वाले फार्मूले में माइनस लगा देना है बस। टेन इनवर्स का याद है तो कॉट इनवर्स एक्स वाले के अवकलन में माइनस लगा देना है बस। सेक का याद है तो कोसेक वाले में माइनस लगा देना है बस। फिर प्राचलिक रूप होता है इसमें, क्या प्राचलिक रूप। अगर dy/dx पूछा, अगर t के रूप में दिया है तो हम dy/dt अपान dx अपान dt निकालेंगे। अगर थीटा के पद में दिया है तो dy अपान d थीटा अपान dx अपान d थीटा। अगर a के पद में दिया है तो dy अपान da अपान dx अपान da, जिसके पद में दिया रहेगा उसी से भाग कर देंगे बस, ठीक है भाई। लेकिन ये केवल एक होगा, अगर एक का अवकलन कर रहे हैं पहली बार तभी, दूसरी बार एक ऐसा नहीं हो सकता कि dy अपान dt2 कर दें, मतलब के लिए एक बार अवकलज करेंगे तभी ऐसा मान ऐसा है, ठीक है। दो बार नहीं हो सकता इस तरह, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसे वाला देखो, इसमें लॉग की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा काम आती है, बहुत ज़्यादा, इतना कि हम बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लॉग में अगर कोई चीज़ घात में होती है किसी के तो वो बाहर आके वही लिख उठा होता है, n बाहर आ गया log m। अगर लॉग में कोई लोग मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं log m प्लस log n। लॉग में दो लोग भाग हो रहे होते हैं तो घट जाते हैं log m माइनस log n। अगर यहाँ सेम वैल्यू लिखी है तो उसका मान 1 हो जाएगा। अगर log a अपान बेस में कुछ अलग है तो ये पूरे log a अपान log b लिख उठेगा। समझ गया, समझ में आया कि नहीं आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलना, ठीक है भाई। अब आते हैं हम आपके अपने चैप्टर 6 में, बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इतना, इसको कितना इम्पोर्टेंट कहें। इसमें फार्मूला लिखा नहीं है, नहीं तो कहोगे इसमें तो लिखा ही नहीं है, हमें पता है, हम जान के छोड़े हैं, इसको लिखाना है हमें खुद। देखो पहले तो ये पहला तो देख लो, dy/dx का मतलब क्या होता है, जो नीचे है उसके सापेक्ष जो ऊपर है उसमें परिवर्तन। नीचे क्या है x, तो x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर लगाते हैं ना, तो या फिर इस तरह कह सकते हो y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, नीचे जो लिखा होता उसके सापेक्ष बोलते हैं बस। तो x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, या फिर y में परिवर्तन की दर जो नीचे है उसके सापेक्ष, यानी x के सापेक्ष। इसी प्रकार dx अपान dt को क्या पढ़ेंगे, t समय t के सापेक्ष दूरी x में परिवर्तन की दर। समझ में आया कि नहीं। चलो, इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होगा ये सब फार्मूले जो कक्षा 10 में 9 में सुन चुके हो आप लोग। देखो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अब कैसे होता है अब इसको कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, इसको रटा होना चाहिए अब तक। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। ये क्या है, भुजा। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2lb प्लस bh प्लस hl होता है ना। घनाभ का आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणा है ना। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, r त्रिज्या है, h ऊंचाई है, बाकी 2π पता ही क्या है, मतलब कांस्टेंट है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ दो उसका बेलन, उसका क्षेत्रफल πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर। क्योंकि देखो बेलन में ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, वक्र पृष्ठ का तो हो गया 2πrh, उसमें जोड़ दो दोनों क्षेत्रफल तो 2πr कॉमन हो जाता है, ब्रैकेट में h प्लस r। ये होता है हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का आयतन होता है πr स्क्वायर h।
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। एल होती है त्रिज्यक ऊंचाई, जहाँ एल होती है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। मतलब कि शंकु में क्या होता है, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्या होता है पाई आर एल में जोड़ देते हैं जो त्रिभुज का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो इसमें कॉमन क्या है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, ये होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3 यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, तो अगर गोले का पूरे गोले का 4/3 पाई आर क्यूब होता है तो अर्ध गोले का आयतन क्या होगा, इसका आधा तो काट देंगे 2 दूनी चाहिए यानी 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अर्धगोले का, ध्यान से सुनना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। कैसे पता है, अर्धगोला है इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर ना, इसके ऊपर जो इस तरह दिखाई देता है इसका होता है पाई आर स्क्वायर। इसको भी जोड़ लेते हैं, कितना पाई आर स्क्वायर 3, इसलिए कुल में आ जाता है ये। ठीक है ना, है तो मैथ ही ना, आ गया सब ना। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है ना, आगे ये तो कुछ नहीं था, ये तो 9-10 का था, काम तो अब आने वाला है जो तुमको पढ़ना है। ये देखो सॉरी, वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन। देखो वर्धमान और ह्रासमान, कौन चीज़, वर्धमान और ह्रासमान, इसी से पढ़ो। वर्धमान और ह्रासमान क्या है, अगर निरंतर वर्धमान है तो केवल 0 से पहले जो फलन दिया होगा उसका अवकलन करोगे। अवकलन जब पहली बार अवकलन करते हैं उसे ही एफ डैश एक्स बोलते हैं, है ना। जब अवकलन किए उसको तो एफ डैश एक्स निकाले तो अगर उसका मान 0 से बड़ा है, 0 से क्या है बड़ा है, तो निरंतर वर्धमान है। अगर 0 से छोटा है तो वो निरंतर ह्रासमान फलन है। लेकिन अगर एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा है, उसके बराबर, मतलब उसके बराबर आ गया तो वर्धमान फलन होगा। अगर उससे छोटा है उसके बराबर है तो ह्रासमान होगा। निरंतर तब लगता है जब बराबर नहीं होता है, बात समझ के ना। निरंतर तब लगता है जब बराबर नहीं होता। जैसे 0 से बड़ा है तो निरंतर वर्धमान, 0 से छोटा है तो निरंतर ह्रासमान, बड़ा या बराबर है तो केवल वर्धमान, छोटा या बराबर है तो केवल ह्रासमान। ओके, फिर आते हैं उच्चतम और निम्नतम के टॉपिक पर। देखो जो सबसे ज़्यादा ऊपर है और जो सबसे ज़्यादा नीचे है उसको बोलते हैं निरपेक्ष निम्नतम, और जो सबसे ज़्यादा ऊपर है उसको निरपेक्ष उच्चतम, और जो ऊपर है बस उसको स्थानीय उच्चतम, और जो थोड़ा सा नीचे है उसको स्थानीय निम्नतम। और ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ना इसके सुझाने पर, इसको बोलते हैं क्रांतिक बिंदु। C1 C2 ये सब हमारे क्या हैं, क्रांतिक बिंदु हैं। ये सब C1 C2 C3 C4 हमारे क्या हैं, क्रांतिक बिंदु हैं, क्रांतिक बिंदु हैं। ठीक है, फिर उच्चतम और निम्नतम निकालने की विधि क्या है, इसकी 2 विधि, एक प्रथम अवकलज विधि, एक अभी आगे बताएंगे द्वितीय अवकलज विधि। देखो प्रथम अवकलज विधि में होता है, सबसे पहले निकालते कैसे हैं, एफ डैश एक्स, पहले जो फलन दिया होगा उसका एफ डैश एक्स मतलब उसका अवकलज निकालोगे, फिर उसको 0 करके क्रांतिक बिंदु निकालोगे। एक्स बराबर जो आए इसमें से कोई भी आ सकता है तुम्हारा, तो क्रांतिक बिंदुओं को संख्या रेखा पर लगाकर एफ डैश एक्स का चिन्ह लिखोगे। क्या लिखोगे, चिन्ह। अगर तुम पढ़े हो चैप्टर को तो शायद अच्छे से कर पाओ, नहीं तो हम बता नहीं सकते कि कर भी पाओगे या नहीं। ठीक है, जब चिन्ह निकालोगे तो अगर चिन्ह प्लस से माइनस बदले तो स्थानीय उच्चतम, अगर चिन्ह प्लस से माइनस बदले तो स्थानीय उच्चतम, और अगर चिन्ह माइनस से प्लस बदले तो स्थानीय निम्नतम, अगर चिन्ह ना बदले तो नति परिवर्तन का बिंदु हो जाएगा। ये अवकलज प्रथम अवकलज विधि की बात थी। अब हम बात करेंगे द्वितीय अवकलज विधि की। इसमें सबसे पहले वही काम करते हैं, एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स 0 करके क्रांतिक बिंदु निकालेंगे, वही काम। फिर सभी क्रांतिक बिंदुओं पर एफ डबल डैश एक्स का मान भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अब वो तुम जानते हो, हमें इस वीडियो में केवल फार्मूला पढ़ाना है, ना कि कुछ और। ठीक है ना, फिर एफ डबल डैश C1 एफ डबल डैश C2 सब पर एफ डबल डैश का मान निकालोगे। अगर एफ डबल डैश का मान 0 से छोटा आया तो स्थानीय उच्चतम, हम ये गलत नहीं लिखे हैं, ये गलत फील होता है बट होता नहीं है। मतलब अगर 0 से छोटा है तो स्थानीय उच्चतम बोलेंगे, 0 से बड़ा आ गया
क्योंकि ये डबल डैश है इसलिए। अगर 0 से बड़ा आ गया तो स्थानीय निम्नतम होगा। ध्यान देना, हम गलत नहीं लिखे हैं, ये ऐसे है, ये है। और अगर एफ डबल डैश 0 आ गया तो नति परिवर्तन का बिंदु होगा। समझ में आया? ये चैप्टर आया हो तो और मेरे चैनल टारगेट मैथ्स हब को क्या करो, सब्सक्राइब। ओके, आगे देखते हैं। समाकलन आ गया। समाकलन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये अवकलन का यहाँ तक रखते हैं बस, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा काम है। अवकलन के सभी फार्मूले समझ में आए हों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, ठीक है।